हेलो डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। इन कंटिन्यूशन टू द वीडियो ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज यूनिट 7 ऑफ द कॉमर्स पेपर। नाउ आई विल डिस्कस द फर्दर एमसीक्यूज। ओके, अब जब हमारे पास मैच का कॉलम आता है तो हमें याद रखना है कि हम सबसे पहले उसकी कॉलम हेडिंग पढ़ेंगे। कॉलम हेडिंग में अगर कुछ दिया होता है तो समझ आ जाता है कि क्या पूछ रहे हैं बैंकिंग के बारे या जो भी टॉपिक है। तो इसका एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको एटलीस्ट एक या दो ऑप्शंस की करेक्ट आंसर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट वन में देखते हैं ए अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग हमने कहाँ पढ़ा था? हम जब 11th 12th में थे तो हम एसपी जैसे सब्जेक्ट में भी अंडर राइटिंग पढ़ते थे। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ओवरड्राफ्ट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, पहले एक क्वेश्चन बैंकिंग का आ जाएगा, दूसरा मार्केटिंग का आ जाएगा, तीसरा एचआरएम का आ जाएगा, तो हमें समझ भी नहीं आता कौन से टॉपिक से। बट ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुरंत पता लग रहा है ओवरड्राफ्ट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स और बैंकिंग है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सेशंस में कि आप जब नेट सेट के लिए पहली बार पढ़ने बैठते हैं, आपको देखना है आपका कितना लेवल है और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में है, और वो क्वेश्चन पेपर कहाँ अवेलेबल है वो भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चेक कर सकते हैं हाउ टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स। और उसमें क्या होता है, हम मार्क करें कि एक बैंकिंग से टॉपिक से आया क्वेश्चन, एचआरएम से आया, मार्केटिंग से, तो इसको पता लगता है कि हमें ये टॉपिक कभी पता भी है कि नहीं। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि हम सबके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और टाइम कम होता है, बट जब हमने टारगेट रखा है और हमें पता है ये मैंडेटरी एग्जामिनेशन है, इसके बिना मेरा कोई स्कोप नहीं है टीचिंग में, तो इस एग्जाम को आप एकदम लाइटली मत लीजिए। ठीक है, और पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। वी शुड लर्न टू मेक सम सैक्रिफाइसेस फॉर अवर रिजल्ट्स। लिस्ट में देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस, ग्रांटिंग एडवांसेस, यूटिलिटी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शंस के ऊपर बात करें। तो अभी देखिए क्वेश्चन मुझे समझ आ गया, तो आज बैंकिंग के मैंने पहले फ्रॉड्स पढ़ा है, फिर हम फंक्शंस के ऊपर भी जा सकते हैं। अब इसका बेस्ट वे क्या है सॉल्यूशन ढूंढने का? हम जाते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में मुझे कौन सा पता है? ओवरड्राफ्ट अगर पता है तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है ग्रांटिंग एडवांसेस। तो CO2 कहां पर मैच हो रहा है? ऑप्शंस में चलते हैं। CO2 दो ही ऑप्शंस में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर 1 और 4 को एलिमिनेट कर देती हूँ 50-50। ठीक है, अब रेकरिंग डिपॉजिट्स, क्या मुझे रेकरिंग डिपॉजिट्स पता है? रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते देखते हैं। फंक्शंस के बारे में पता है तो एनालाइज कीजिए। देखिए अगर आंसर नहीं भी आता तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो एनालाइज करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट्स मुझे लगता है प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों ऑप्शंस में CO2 D और 1, तो उनको भी पता है ये इजी से मैचिंग करेंगे। अब मुझे दो और ढूंढने पड़ेंगे, तो चलते अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग होगा एजेंसी फंक्शन। ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, अंडर राइटिंग होना चाहिए यूटिलिटी फंक्शन, तो A और 3 मैच होना चाहिए, और ट्रांसफर ऑफ फंड्स होना चाहिए एजेंसी फंक्शन। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। अंडर राइटिंग मैच हो रहा है 3 से यूटिलिटी फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड मैच हो रहा है एजेंसी फंक्शंस पर, ओवरड्राफ्ट मैच हो रहा है ग्रांटिंग एडवांसेस पर, और रेकरिंग डिपॉजिट्स मैच हो रहा है प्राइमरी फंक्शन पर। अब आज ये क्वेश्चन था, अगली बार किसी और चीज पर आएगा। तो देखिए मैं जब दो में कंफ्यूज थी, तो हो सकता है स्लाइड, वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, मैंने भी यार रॉन्ग आंसर मार्क करने रही थी, बट तुरंत आपको देखना है कि आप क्या मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये दोनों में कंफ्यूजन था, दोनों में मतलब दो में से मैं आंसर नहीं ढूंढ पाई, तो मुझे तीसरा ऑप्शन आना। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज कोडिंग नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाबार्ड? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं नाबार्ड के साथ कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? NIEF, BID, RIDF, SHPF। अब ये नाबार्ड क्या है, नाबार्ड कब आया, नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड किसके लिए बना है? ठीक है, तो ये हम बैंकिंग के ऊपर पढ़ेंगे। और देखिए इस बार का अगर आपने कॉमर्स का पेपर दिया तो उसमें रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमें कभी नहीं पता होता एग्जिम बैंक पर क्वेश्चन आएगा, फॉरेन बैंक पर क्वेश्चन आएगा। तो ये तो ऐसा सिलेबस है जो पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आई से इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट यूनिट, क्योंकि इसको ना पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता है, ये ऐसे लगता है कि हम कुछ जनरल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आज का होमवर्क है बैंक्स के बारे में पढ़ेगी, कितने टाइप्स के बैंक है। एक बार नाबार्ड पर क्वेश्चन आया है, अगली बार कौन से डिफरेंट बैंक पर क्वेश्चन आएगा जो हमें पता नहीं। ओके, सो ये द करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। नॉट एसोसिएट मतलब क्या, उसकी सब्सिडरीज है, उसके ब्रांचेस है, ये पेरेंट कंपनी है, तो ये भी आपको स्टडी करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एसर्शनल रीजनिंग, अब आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ एसर्शनल रीजनिंग का मतलब। और अगर अभी तक आप अपनी पेन और डायरी नहीं लेके आए तो प्लीज लेके आइए। Assertion, the future will see mostly the electronic money clearance through satellite networking.
ठीक है ना। अब हम सब डिजिटल बैंकिंग पर जा चुके। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, फ्यूचर, फ्यूचर देखेगा मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट, तो यस, तो अब ए करेक्ट है। आरबीआई इज इंकरेजिंग ई बैंकिंग, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। कैसे पता लगा? दोनों देखो, इंटरनेट की बारे बात करें, सैटेलाइट नेटवर्किंग और ई बैंकिंग है, तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसे पढ़ सकते हैं, फ्यूचर ऑफ, रीड करो कैसे रीड करना है, फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट बैंकिंग बिकॉज इवन आरबीआई इज इंकरेजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो बन गया ना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, जब आरबीआई ई बैंकिंग प्रमोट कर रहा है तो उसके साथ वो फ्रॉड्स के लिए भी विजिलेंट है, वो हमें रोज मैसेजेस भी भेजता है कि फ्रॉड्स कैसे नहीं होने चाहिए। मतलब जब भी किसी चीज की नहीं आते या कुछ भी होता है, जैसे रास्ते पर चोरी होती थी पर्स, अब हमारे ई वॉलेट्स चोरी हो रहे, ठीक है, तो दैट इज ऑन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मकसद है आपको दिसंबर 2024 में क्वालिफाई करना। तो आप मेरे सीरीज के साथ जुड़ते रहेंगे तो रोज मैं एक वीडियो लेके आने की कोशिश करती हूँ कि आपकी भी रोज मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाए। मैं भी पढ़ती हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, मुझे भी ऐसे नहीं आता है, बट अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, तो मुझे लगता है आप भी मेरे साथ बने रहिए और फ्यूचर में आप ये अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने वाले हैं। और ये ऐसी सेशन है नेट सेट के जो हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से ही पढ़ रहे, तो आप अपने स्टूडेंट से भी शेयर कीजिए। हो सकता है आज आप बैंकिंग पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ये बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आ जाए। मैच द लिस्ट आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट लेके आई हूँ क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट पर बनाई थी। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पर इन्वायरमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर उसके जो भी उसके बारे दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं लिस्ट 1। कोई हेडिंग नहीं दी है, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मैक्रो एक्सटर्नल, नॉन प्राइस कंपटीशन और डिजायर कंपटीशन, ठीक है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उन्होंने कॉम्बो में बना दिया, कंपटीशन और इन्वायरमेंट को जोड़ दिया। economic and political factors, competition among diverse products, targeting disposable income of consumers, input suppliers और sponsoring of events like sports। देखिए अब है ना, ये क्वेश्चन है ना कॉम्बो है, मतलब दो चीजों को साथ में लिया, कंपटीशन और इन्वायरमेंट। तो अब है ना, अगर इसमें से मुझे क्या हिंट है, पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो जैसे तुरंत मैंने बैंकिंग के बाद आपके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट लिया है विद द असम्पशन दैट यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम में भी ऐसा होता है, एक बैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा होता है, एक एचआरएम का आ रहा होता है, एक लॉ का आ रहा होता है, ठीक है। तो पहले ऐसे होता था कि 5 क्वेश्चन इसके आते थे, फिर कंटिन्यू 5 क्वेश्चन इसके, अब वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट अगर आपको पता हो तो इनपुट सप्लायर्स, ठीक है। माइक्रो एक्सटर्नल, अब उसको माइक्रो एक्सटर्नल और मैक्रो क्यों बोलते हैं, ये अगर आपने बिजनेस एनवायरमेंट पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक्सटर्नल है बट एक माइक्रो और एक, तो माइक्रो में हमेशा मेरे पास रहते हैं 2 C's और 3 S। अगर आपने पढ़ा हो तो कंपटीशन होता है, कस्टमर्स होता है, ऐसे सप्लायर्स होता है, ऐसे सोसाइटी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मुझे ये याद रहती कोडिंग कि एस से क्या है, सी से क्या है, मतलब मैंने वो कोडिंग बनाई। तो इनपुट सप्लायर्स, तो सप्लायर्स यहाँ पर माइक्रो एक्स्ट किसको मैच हो रहा है, ए और 3, क्योंकि ए और 3 कहाँ मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। आंख बंद करके मैं क्वालिफाई हो जाती 2 मार्क्स से, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है और आप मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ऐसे तुरंत खुश भी हो गए ना कि चलो ए और 3 मैच होगा, यही आंसर है, बट फिर भी हमेशा सारे ऑप्शंस देखिए। तो मैक्रो एक्सटर्नल में क्या है देख लेते हैं। पी और 1 मैच होना चाहिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, यस वो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, सो यू कैन नॉट कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री। देन वी हैव नॉन प्राइस कंपटीशन। नाउ व्हाट इज नॉन प्राइस, देखो नाम से समझ आ रहा है, नॉन प्राइस मतलब वी आर कंपीटिंग ऑन एवरीथिंग अदर देन द प्राइस। वी मतलब यहाँ पर बिजनेस हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन है तो उसको मैच होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट लाइक स्पोर्ट्स। नाउ क्या होता है जब आप इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स, आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, यू आर जस्ट गेनिंग विजिबिलिटी, ठीक है। ओप्पो या सैमसंग या कोई भी कंपनी ने अपने आप को प्रमोट किया, तो वहां पर इनकम नहीं है, वहां पर क्या है, विजिबिलिटी है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, जहां पर हम अपने आप को प्रमोट करें, बिजनेस अपने आप को प्रमोट कर रहा है अदर देन द प्राइस, ठीक है। अब ये जनरली कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, तो ये आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम होता है, मतलब टाइम निकालिए और आप जाके पढ़िए कि आज हमने ये नॉन प्राइस कंपटीशन को कहाँ पढ़ा है, तो कौन से टॉपिक में। तो अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलूँ तो नॉन प्राइस कंपटीशन इज अ स्ट्रेटेजी दैट इम्प्लाइज, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ओके। आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बाय प्रोवाइडिंग देम सुपीरियर क्वालिटी,
a unique selling proposition, great location, excellent service rather than the lower prices. So here you are not competing on prices, but you are competing on something other than price. ठीक है, अगर अब मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कौन से सब्जेक्ट में वो समझ लिया, तो मेरा फर्ज है उसके एग्जांपल्स, क्योंकि देखिए नेट वालों ने क्या क्या एग्जांपल पूछा है। नॉन प्राइस कंपटीशन एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जहां पर कंपनी यूज करती है प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन बताती है, बट प्राइस को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर हम डिजाइन अपने प्राइस के अलावा हर चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अभी इंडिया में ये होता है, यस, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अगर आप उसके एग्जांपल्स ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पर क्यों आया है ये, मतलब ऑप्शन। तो स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट लाइक, जैसे आपको लॉयल्टी देंगे, ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स देंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा उनका कुछ प्रोडक्ट का, मार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे। ठीक है, और ये कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग है। तो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपको विजिबिलिटी मिल गया अब यहाँ पर है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मेन एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे इन डेप्थ जाके तो होता है एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं, इवेंट लाइक स्पोर्ट्स, तो सी शुड मैच विद 4। डिजायर कंपटीशन तो इतना बड़ा सा कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजल इनकम ऑफ कंज्यूमर। नो, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, आपकी इनकम में से आपने सारे खर्चा जो माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट सारी माइनस कर दी, जो आपके पास एंड में बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अच्छे लोग क्या करते, पहले सेव करते फिर खर्चा करते, और खर्चालू लोग पहले क्या करते, पहले खर्चा करते फिर सेव करते। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, मेरी कोई भी बात को आप दिल पर मत लीजिए, और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मैंने कुछ बोल दिया, हो सकता है वो बात आपको दिल पर लग जाए, बट यस वी शुड रिस्पेक्ट कि हमको सेविंग्स करनी है, और हम तो कॉमर्स वाले, तो हमें ये नॉलेज होनी जरूरी है। सो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये कहां से मैंने पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट और अपना कंपटीशन के ऊपर, मतलब ये टॉपिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, होप सो आप मेरे साथ बने हुए हैं बुक और डायरी के साथ। फिर से मैं मैक्रो एनवायरनमेंट पर क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और मैंने बोला था जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आंसर समझ नहीं आएगा। तो पढ़ते हैं फिर से मैक्रो कॉलम। अभी लिस्ट 1 में तो क्लियरली पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लिया। क्विक रिविजन करा देती हूँ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मैंने आपको क्या बताया था, कंट्री का माहौल, पॉलिसीज। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, जो पॉलिटिक डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, सैटरडे का नींबू मिर्ची का बिजनेस, मुंबई का सोसाइटी। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, एज, इनकम रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद है तो सोशियो कल्चर को पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं। एथिकल इश्यूज, एथिक्स और सोसाइटी ही मैच होती है, तो सी और 1 मैच होना चाहिए। तो तुरंत चलते ऑप्शन से, सी और 1। फिर से ये ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है। अब मेरे कुछ बच्चे कैसे मार्क करके आते हैं आंसर, सबके आंसर 1 आ रहे तो इसका आंसर भी 1 होगा। तो प्लीज डोंट डू दैट। हम इतने छोटे बच्चे नहीं है कि पिंकी पोंकी करके आंसर ढूंढेंगे। हम टीचर्स है, हम कैंडिडेट से ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन पर, मतलब मुझे हंसी आती कभी कभी, बट देन व्हेन आई एम टीचर मुझे ये सारी चीजें आपको बतानी है कि ऐसा नहीं होता है कि सारे आंसर 1 आ रहे तो अगला भी 1 होगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सारे आंसर 1 आ रहे, बट नॉट नेसेसरी सबके करेक्ट आंसर 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि मेरा पहला ही ट्रिक काम आ गया। फिर भी मैं हैप्पीली जंप नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, पढ़ूंगी। तो डी डेमोग्राफिक मैच हो रहा है क्या, देखते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को 3 से मैच हो रहा है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन, यस। तो डेमोग्राफिक्स में इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन जैसे इनकम, लोअर इनकम, हायर इनकम, पॉपुलेशन। तो देखो हम जब रिसर्च का क्वेश्चन भी बनाते हो ना, तो वहां पर आपको डेमोग्राफिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये करते हो ना स्ट्रेटिफिकेशन, फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। सो सी द ब्यूटी ऑफ नेट सेट सिलेबस। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इन्वायरमेंट, बट मैं उसको रिसर्च से भी जोड़ रही हूँ। तो जिस दिन आप इस लेवल पर पढ़ते हो तो डेफिनेटली हमारा भी लेवल बढ़ता है और हमारे बच्चों का भी। ठीक है, तो ये फिर बी और 4 मैच हो रहा है, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, बी और 4 जुडिशरी पावर्स, यस। आपको बताना चाहिए लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फिर मीडिया। ठीक है, ये सब कहाँ आ रहे, कौन से कॉन्सेप्ट में, और ए और 2 मैच हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मेरे 2 सेकंड में आंसर आ जाता, अगर यहाँ पर मुझे ये हिंट समझ आ जाती कि सी और 1 मैच हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी और एथिक्स ना, ये जैसे मैं बोलूँ बैंकिंग फ्रॉड हो रही है या एग्जाम के फ्रॉड हो रहे, कुछ भी हो रहे, वी ह्यूमंस आर डूइंग इट। हम ह्यूमंस कर रहे तो हमारे एथिक्स और वैल्यूज खत्म होते जा रहे, कहीं ना कहीं हम ही इन्वॉल्व हो सब में। ठीक है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, बट यस कोई भी फ्रॉड होता है, बैंक फ्रॉड हो, कुछ भी हो, कौन कर रहा है उसको, इंडिविजुअल्स कर रहे, ट्रैप कौन हो रहा है, इंडिविजुअल्स ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं रिसर्च पर ले आई हूँ तो ऐसे लग रहा है एग्जाम चल रहा है नेट का, पहले बैंकिंग आ रहा है फिर एनवायरमेंट आ रहा है। चलो पढ़ते हैं। द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज नो ऑर्डर
नो डिस्टेंस, नो यूनिक ओरिजिन इज नोन, विच ऑफ द फॉल। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, स्केल ऑफ मेजरमेंट। आप मेरी आओ रिसर्च सीखे वाली प्लेलिस्ट प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप प्रपोजल बना रहे हैं, या आप नेट सेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, या आज आपका पीएचडी इंटरव्यू है, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल स्केल। एक ऐसा मेजरमेंट जहां पर कोई ऑर्डर नहीं लगाते, कोई डिस्टेंस नहीं होता और उसकी कोई यूनिक ओरिजिन। नो, व्हाट इज नॉमिनल स्केल? उसका दूसरा नाम भी होता है कैटेगोरिकल। ठीक है, आप जो क्वेश्चंस पूछते हो जैसे मेल फीमेल मतलब जेंडर, तो उसमें आप क्या बाइफरकेट करोगे, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स, उसमें आप कोई ऑर्डर नहीं लगा सकते। मुझे क्या करना ऑर्डर लगा के, पहले एक आदमी को बिठाओ फिर एक औरत को बिठाओ, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। अब डिस्टेंस कहाँ आता है? ऑर्डिनल में, इंटरवल में डिस्टेंस के साथ इक्वल गैप भी आता है और रेशियो में सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी वीडियो है। तो नॉमिनल इज जस्ट फॉर कैटेगराइजिंग विराट कोहली के टी शर्ट नंबर, फिर दूसरे क्रिकेटर के टी शर्ट नंबर, या फिर मैं बोलूं क्लास में बच्चों का रोल नंबर, जहां पर सिर्फ लेबलिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए करते, तो उसका नाम ये नॉमिनल स्केल। नॉमिनल का दूसरा नाम आप लिख सकते हो कैटेगोरिकल। कोरोना के टाइम बोलते थे ना रेड जोन है ये, तो वो क्या था, सिर्फ कलर बना के उन्होंने मतलब हाईलाइट कर दिया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वो हो कोरोना केसेस है। ठीक है, तो आप अब स्कूल में हम रो मिलते थे हमको, येलो रो, ग्रीन रो, तो ओनली फॉर बाइफरकेशन, सिर्फ कैटेगरी, सिर्फ लेबलिंग, इसमें हम कोई एनालिसिस नहीं लगाते। ठीक है, अब हम जब पीएचडी करेंगे तो एक्चुअल हमें समझ आएगा कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इस पर आते हैं हमारे रिसर्च में 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में पूछते हैं, मैथ कॉलम में पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन को 1000 बार बना के पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि मैं कोई टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ, जितना पॉसिबल होगा, मुझे जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। यू ऑल कैन ऑल्सो लर्न टू शेयर। ठीक है, हमारी नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। मैं वो बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखती हूँ कि जेलसी वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा या फिर मुझे उनसे बेहतरीन करना है। नो, आई ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ। ठीक है, और हमेशा मुझे लगता है कि अगर आपको राइट मेंटर्स का सपोर्ट मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है मैं आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर रही हूँ या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे आप सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं करके ये साथ में पीएचडी भी एनरोल कीजिए। ठीक है, और आपको लगता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, यू कैन अप्रोच मी। आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। और मैंने थैंक यू बोला है लुहार सर को, जिन्होंने मुझे बहुत सारे ग्रुप से जोड़ दिया है और जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। और मैं कहूंगी अगर आप मेरे सेशंस के नॉलेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। एग्जाम कब होगा उसकी वरी मत कीजिए, बट पढ़ते रहिए और क्वालिफाई होके मुझे मैसेज कीजिए कि मैम हम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।